हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वन दरोगा की एग्ज़ाम डेट आ गई है 30 अप्रैल। तो जिनका भी तैयार है वो इस चैनल से रिवीजन कर सकते हैं अपना, और जिन्हें अभी नहीं पढ़ा है तो क्लास 1 से आज स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, ये एक पहला टॉपिक है। टोटल 26 टॉपिक हैं एक सिलेबस में। देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय वन नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसका प्रबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए ही नहीं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, आदिवासी समुदाय उन सारी चीज़ों पे जो उनका भरण पोषण के लिए होती हैं। तो वो अगर ख़त्म होते जाएंगे तो बहुत बड़ी आबादी बहुत भूखी रह जाएगी, उनके पास कमाने के साधन नहीं रहेंगे। तो काफ़ी कुछ हमारा वन से ही संबंधित है। चलिए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय वन नीति। वन नीति का प्रबंधन को जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो अर्थवेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिले हैं। भारत का जो पहला फॉरेस्ट एक्ट पारित किया गया था 1869 में पारित किया गया था। उसके बाद इस विभाग का गठन किया गया। अब जब विभाग का गठन हम कर लेंगे तो वहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए भी बुलाएंगे लोगों को। तो अधिकारियों का प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान जो ओपन किया गया 1878 में, वो देहरादून में स्टार्ट किया गया था। आप देख सकते हैं देहरादून में 1878 में ये पारित किया गया। उसके बाद हम आते हैं वन नीति। वन नीति 3 वन नीति अभी तक आई है। पहली वन नीति 1894 में आई थी, दूसरी वन नीति 1952 में और थर्ड 1988 में। पहली नीति 1894 में थी, जो कि हमारे आज़ादी के जस्ट पहले थी। चलिए देखते हैं 1894 की वन नीति। ये एक वालकर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थी जो 1893 पर आधारित थी। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 1893 पर आधारित थी। इसके बाद 1894 में ये वन नीति लाई गई। इसका उद्देश्य बिल्कुल सामान्य था कि क्योंकि अंग्रेज़ देखते थे कि बहुत सारी महंगी लकड़ियाँ हमें वन से प्राप्त हो रहे हैं, उसका यूज़ जो लोकल हैं आदिवासी समुदाय हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिससे उन्हें आमदनी हो रही है। तो वो उन पे भी एक तरह से रोक लगाने के लिए और पर्यावरण को सही करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक नीति बनाई थी, इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि 1893 पे आधारित थी। फर्स्ट वन नीति 1894। इसमें सामान्य आवश्यकताओं पर केंद्रित किया गया था और वनों का प्रबंधन किया गया था कि वन का प्रबंधन किया जाए, वहाँ पे कोई बिना रोक टोक कोई जा ना पाए, और काटने के लिए लकड़ियाँ काटने के लिए रोका जाए। बहुमूल्य लकड़ियाँ जो बहुत महंगी बिकती है उन पे रोक लगाई जाए। यही 1894 की यही नीति थी जो वन नीति थी। उसके बाद आज़ादी के बाद हमारी पहली वन नीति आती है 1952 की वन नीति, जिसमें पहली बार कहा गया कि देश का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें भूभाग का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। जिसमें ये कहा गया कि वन संरक्षण करना है, कृषि उत्पादकता को हमें बढ़ाना है, वन्य जीव संरक्षण करना है और जलीय तंत्र में वनों का महत्व बढ़ाना है या लोगों को समझाना है। उसमें वनों का वर्गीकरण कर दिया गया था। जैसे देख सकते हैं आप, सुरक्षित वन, जिसमें भौतिक और जलवायु पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय वन, देश की आर्थिक जरूरत पर ध्यान दिया गया। थर्ड वन, ग्रामीण ईंधन आवश्यकता पर ध्यान दिया गया, क्योंकि ग्रामीण अगर ईंधन कहाँ से लाएंगे? जो भी जंगल के आसपास रहते हैं उनका साधन एक जंगली है, जहाँ से वो अपने खाने पीने की ईंधन लकड़ियाँ काट के लाते हैं तब उसे जलाते हैं। उसके बाद फोर्थ था वृक्ष भूमि, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए ये बात कही गई थी। इसके देखिए और भी चीज़ें देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया कि देश की कुल भूमि का 33% तो वन क्षेत्र होना ही चाहिए। उसमें एक मैदानी और पर्वतीय भागों में भी बताया गया कि कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में ये 60 से 65, कहीं कहीं आप 60 देख सकते हैं, कहीं कहीं 65 है। फिलहाल ये 60 to 65% एरिया में पर्वतीय क्षेत्रों में वन होना चाहिए, क्योंकि ढलान होते हैं। अगर पर्वतीय पे अगर ये पेड़ और ये वन नहीं रहेंगे तो स्लाइड होने की
चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन हो सकता है बहुत, इसलिए वहाँ पे पौधे अधिक से अधिक रहने चाहिए। मैदानी भागों में कहीं कहीं आप 30 देख सकते हैं, कहीं कहीं 35 देख सकते हैं। 30 से 35 रेशियो इसका होता ही है। मैदानी क्षेत्रों में इतना वन होना ही चाहिए। ये 1952 की वन नीति थी, जिसमें उद्देश्य उनका यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कराया जाए। जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग देख के जो भी बदलाव किया जा सकता है वो किया जाए, और लोगों की आर्थिक ज़रूरत पर ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि उन्हें जो भी जंगल के आसपास लोग रह रहे हैं उनको डायरेक्टली कह दिया जाए कि नहीं आप इसका यूज़ नहीं करोगे आज से। तो ये उनका, और लोगों को वैकल्पिक चीज़ें बताए जाए, जिससे वो जो आर्थिक उनकी ज़रूरतें हैं, वो जो जंगल से बिना जंगल को हानि किए हुए वन को, वो चीज़ें लेके उसको बेच के अपना साधन पैसे कमा सकते हैं और ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। फिर एक तीसरी वन नीति आती है 1988 में, जो कि वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा आई थी। देश के इसमें कहा गया कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र पर वन होना चाहिए, और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए वन। इसमें भी एक रेशियो बता दिया गया था कि 1/3 कुल देश में कुल क्षेत्रफल पर होना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 से कम नहीं होना चाहिए वन। झूम कृषि के स्थान पर बागानी कृषि को प्रोत्साहित किया गया था। जनवरी 2021 में जारी वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 2021 में थी, अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र 24.62% है, जिसमें 21 आप देखेंगे वन है, और 3 पॉइंट के समथिंग वृक्ष जो उस पे हैं वो हैं। तो टोटल मिला के ये 24.62% हो जाता है। इसका उद्देश्य सिंपल यही था कि जितने भी बंजर भूमि है या खाली भूमि है उन पर अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, जिससे वनों के जो क्षेत्रफल है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो, और जो जलवायु परिवर्तन है उसको थोड़ा कम कर सकें हम। यही जी चीज़ है। सेकंड पॉइंट देखिए, वनों की उत्पादकता को बढ़ाना। उसमें वनों की जो उत्पादकता है उसे हमें बढ़ाना था। फिर उसमें वनों का संरक्षण की बात की गई, वही कि जो भी आसपास के नियर आदिवासी या जो भी समुदाय रह रहे हैं वो वनों को ज़्यादा हानि ना पहुँचाएं। महंगी लकड़ियाँ होती हैं या फिर अपने साधन के लिए या लकड़ियों से वनों का संरक्षण की बात कही गई। वनों का संरक्षण करना है, इसको ज़्यादा वनों को अगर काटते जाएंगे लकड़ियों का यूज़ करने के लिए तो वन संरक्षण कैसे होगा, इसीलिए इसमें ये बात की गई थी। उसके बाद पर्यावरण संतुलन बनाने की बात की गई थी कि ऐसा करते हैं कि लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और वनों को हानि भी ना हो। उनको कोई वैकल्पिक मार्ग दिखा दिया जाए जिससे वो पेड़ पौधे पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें ईंधन के लिए। बेसिकली यही था। उसके बाद इसमें कहा गया कि मृदा अपरदन और बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। मृदा अपरदन जो खुली, अगर पेड़ ही नहीं लगेंगे तो जो ऊपरी परत है वो हटती चली जाएगी, और और इस वजह से आजकल देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन कितना है, असमय बारिश ये सब होती ही रहती है, तो उससे प्रभावी जो बाढ़ है वो नियंत्रण हो सके, बाढ़ों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थलीकरण को रोकना। अगर पेड़ पौधे हटते चले जाएंगे तो क्या होगा, ज़मीनें बंजर भूमि होती चली जाएंगी, चट्टानों का रूप लेने लगेंगी, उसमें कुछ उगेगा नहीं, कुछ टाइम बाद वो मरुस्थल जैसे दिखेंगी, बन भी जाएंगे। उसके बाद वनों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जाए। अधिक से अधिक क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, पेड़ काटो नहीं, साधन उसके वैकल्पिक चुनो आप। फिर शोध है और उसका प्रबंधन किया जाए, वनों का विस्तार कराया जाए, उस पर शोध किया जाए कि किस लिए आखिर जलवायु परिवर्तन का कितना इफ़ेक्ट हो रहा है हमारा वन, क्या चीज़ें हो रही हैं, कि वन कहाँ पे कम है, किस वजह से हम ज़्यादा लगा सकते हैं जो सब सही हो, नियंत्रण में रहे। तो उसके प्रबंधन के लिए संस्थान भी खोले गए थे। उद्देश्य इसका ये था। चलिए देखते हैं कि इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका किस में आता है अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 48A है, DPSP के अंतर्गत आता है ये, और उसके अंदर राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
उसके बाद हमारा अनुच्छेद 51A है जी। मौलिक कर्तव्यों के तहत 51A जी के अनुसार प्रत्येक नागरिकों को वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुधार करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य था। 51A से हमारा कर्तव्य शुरू हो जाता है। 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची के तहत वन्य जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों उससे रिलेटेड कानून बना भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। सर्वाधिक जो वनावरण वाले 5 राज्य हैं उनका डेटा है ये। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। देखा जाए तो 25.14 पूरे एरिया का वन क्षेत्र है वहाँ पे। वनावरण का एरिया इसमें किलोमीटर दे रखा है 77,492.60। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश 66,430.67 किलोमीटर्स स्क्वायर पर है। 79.33 एरिया पे आता है, परसेंटेज का है ये। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, जिसका 41.21 देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है हमारा उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। सबसे कम वनावरण वाले जहाँ पे वन बहुत ही कम होते जा रहे हैं या फिर सबसे समझिए ख़त्म ही हो गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हरियाणा कम है यहाँ पे 3.63 पे क्षेत्रफल पर ओनली वन बचा है यहाँ पे। उसके बाद पंजाब आता है 3.67। उसके बाद गोवा 60.62। उसके बाद सिक्किम 47.08। उसके बाद आता है बिहार 7.83। उसके बाद त्रिपुरा 73.64। ये क्षेत्रफल दे रखा है जहाँ जितने पे वन है, और ये वनावरण किलोमीटर के अकॉर्डिंग है, इसी से ही है ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारे कुछ अधिनियम है ये। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1927 में आया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। उसके बाद देख सकते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। चलिए देखते हैं कि कुछ पर्यावरण आंदोलन जो हुए हैं और उनके जो नेतृत्व किया था उनके नाम देखते हैं। पहला है कि अपिको आंदोलन है, कर्नाटक में हुआ था। पांडुरंग हेगड़े इनके नेतृत्व करते थे। उसके बाद 1983 में आया था ये। सेकेंड 1974 का है। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद इनके नेतृत्व करते थे। इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। उत्तराखंड में हुआ था। पेड़ों को बचाने और वन संरक्षण के लिए सारे आंदोलन किए गए हैं। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन है। मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय द्वारा किया गया था ये 1989 में, नर्मदा को बचाने के लिए। फिर उसके बाद आता है जंगल बचाओ आंदोलन, जो कि बिहार से संबंधित है। 1980 में आया था ये। उसके बाद चलिए देखते हैं अगली रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट है कि ये भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। 2021 में भारत वन रिपोर्ट, जो कि 17वां प्रकाशन था इसका, उसमें देखिए क्या किया गया है कि वनों को 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अत्यधिक सघन वन 70% से अधिक चंदवा घनत्व, और मध्यम सघन वन 40 से 70% है, और खुले वन 10 से 40% है। स्क्रब्स देख लीजिए आप, चंदवा घनत्व 10% से कम है को भी सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। 17वें प्रकाशन में कहा गया कि टोटल वन आवरण जो है भारत की भूमि पे, जो कि 24.62 % के समथिंग है। उसके बाद ये देखते हैं संविधान में वनों का वर्गीकरण क्या है। भारत के संविधान में वनों के उनके स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है राजकीय वन। ये पूरा केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, या राज्य भी पूर्णतः राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसमें नियंत्रण करते हैं। सेकंड है सामुदायिक वन। प्रशासनिक स्थानीय निकायों के अधीन होते हैं। इसमें आम लोग का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार कुछ रूल बनाती है, ये उसका पालन करवाते हैं। निजी वन ये व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। जैसे हमारे आसपास अगर वन है तो हमें उन्हें हानि नहीं पहुंचाना है,
अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, कुछ ऐसा करना है कि वो वन घटे ना बढ़े, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। वन नीति से संबंधित तथ्य वाइल्ड लाइफ डे 1955 में पहली बार मनाया गया था। 1957 में इस वाइल्ड लाइफ वीक कर दिया गया है, जिसे 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। पहली बार 1950 में के एम मुंशी द्वारा बनाया गया था ये। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्थान 1906 स्थापना है इसकी, देहरादून में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वन्य जीव से संबंधित प्रमुख दिवस। 22 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 8 अप्रैल विरासत दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 3 मार्च विश्व वन दिवस, 8 मार्च विश्व महासागर दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 14 फरवरी राष्ट्रीय बाघ दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत दिवस, 9 सितंबर हिमालय दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस है, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण निवारण दिवस, 1 से 7 अक्टूबर तो आप जानते हैं वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। कुछ मानवाधिकार संगठन देख लेते हैं पर्यावरण के से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम है ये, इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये। नैरोबी केन्या में स्थापना हुई थी 1972 में। रेड क्रॉस है 1863 में, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ग्रीन पीस 1971 में स्थापना हुई इसकी, एम्स नीदरलैंड में हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन इंग्लैंड से रिलेटेड है, 1961 में हुई थी। WWF है ये, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है, 1988 स्थापना। उसके बाद ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क USA 1978। उसके बाद IPCC जिनेवा स्विट्जरलैंड 1988। उसके बाद देख सकते हैं कि ट्रैफिक है कैम्ब्रिज इंग्लैंड 1976। वेटलैंड इंटरनेशनल नीदरलैंड का है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ है नीदरलैंड। उसके बाद IUCN का है ग्लैंड स्विट्जरलैंड 1948 स्थापना। चलिए कुछ और भी देखते हैं संबंधित तत्व जो कि पर्यावरण दृष्टि से किए गए थे। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 1972 को हुआ था। इसमें सबसे पहले जो भी हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, वो यहीं पे घोषणा की गई थी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी यहाँ पे। उसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा का है 1987। इसमें ओजोन दिवस जो हम मनाते हैं उसके मनाने की घोषणा की गई थी। ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है ये। उसके बाद रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, पहला ब्राज़ील 1992 को हुआ था। इसमें एजेंडा सतत विकास एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई थी। उसके बाद 5 साल बाद हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पे हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कही गई थी, इन्वायरमेंट को हानि हो रही थी। 1909 के स्तर पर 5.2% की कटौती करने का निर्णय किया गया था। जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 साल के डिफरेंस पे है ये। 2002 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। सतत विकास पे इस पर बल दिया गया था। कौन सम्मेलन है मैक्सिको 2010। $100 अरब से हरित जलवायु कोष को स्थापित करने का निर्णय किया गया था। रियो +20 सम्मेलन ब्राज़ील, पृथ्वी 20 सम्मेलन। द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया है इसमें। उसका लास्ट है जलवायु अनुकूल कूलन शिखर सम्मेलन 2021 का है ये। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई थी। ये रही आज की हमारी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी टर्म्स छूट गया है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ये टर्म्स थे। थैंक यू।